छात्रों, स्वागत है आपका प्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं सिंचाई के बारे में। फर्टिगेशन कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो आज का हमारा विषय रहेगा, इसमें भारत की सिंचाई के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम व्यूज की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मध्य प्रदेश सिंचाई, और अभी ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होना है उसमें अलग से एक पर्यावरण में चैप्टर लगा है छात्रों, सिंचाई के साधन। तो इन्हीं पर आज की चर्चा होने वाली है। वैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंचाई कहलाती क्या है। सभी लोग जानते हैं, कृत्रिम साधनों से फसलों के वृद्धि और विकास के लिए पानी देना फसलों को सिंचाई कहलाता है। इंग्लिश में फर्टिगेशन सिंचाई को हम कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है छात्रों कि सिंचाई आवश्यक क्यों है। तो बहुत सारी बातें हैं। मिट्टी कठोर ना हो जाए खेतों की, इसके लिए सिंचाई आवश्यक है। फसलों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, इसके लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन बना सकें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके जल के द्वारा, इसलिए सिंचाई आवश्यक है। खेतों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। खरपतवार से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। छात्रों, बहुत से कारण हैं। इसके बाद में कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि सिंचाई विकसित नहीं हो पा रही है, सिंचाई सुविधाएं, इसका क्या कारण है, तो छात्रों बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान के चलो, उतनी जो भौगोलिक स्थिति है भारत की वो अच्छी नहीं है। नहर परियोजनाएं वगैरह जो लागू की जाती हैं इनमें समय ज्यादा लग जाता है। किसान भी उतने सक्रिय नहीं होते हैं। जब पानी की जरूरत रहती है तब पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे कारण। तो आइए देखते हैं छात्रों। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं भारत में सिंचाई के बारे में, कि भारत में सिंचाई की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो एक बात आपको यह समझना है कि भारत जो है ये विश्व का सबसे ज्यादा सिंचित देश है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला भी देश है। छात्रों, कुल भूमि का सबसे ज्यादा सिंचित जो है कुल क्षेत्रफल में, वो भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद चीन और अमेरिका लगते हैं। देखते हैं भारत में सिंचाई का। जहां ये हमने यहाँ 67% लिखा है छात्रों, ये 67% है कि कुल जो कुल जो भूमि है उसका भारत में 67% क्षेत्रफल जो है वो सिंचित है। एक बात हो गई। दूसरी बात है, जितनी भूमि पर भारत में कृषि की जाती है, मतलब खेती जितनी जमीन पर की जाती है, उसका 44% हिस्सा भारत में सिंचित हो जाता है। तो फिर 66% हिस्सा जो इसका रहता होगा, 56% हिस्सा जो इसका रहता होगा वो सिंचित नहीं रहता होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में छात्रों हम चलते हैं, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य यहां पंजाब लिखा है छात्रों, लेकिन सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। यहां कुल जो कृषि भूमि है इसका 97% जो हिस्सा है पंजाब का सिंचित है, लेकिन क्षेत्रफल में ज्यादा नहीं है छात्रों। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जगह किस प्रदेश की सिंचित होती है, सिंचाई होती है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन केवल यदि आपको इतना लिखा जाए कि सर्वाधिक सिंचित राज्य, तो यहाँ पंजाब कहना। ठीक है, 5 नदियों का प्रदेश आपको पता है, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम। तो यहां से आप समझ सकते हो कि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं ज्यादा विकसित की गई होंगी। छात्रों, नहरों आदि के बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि नहरों के बारे में हमें अलग से पढ़ना होता है। पूरी नहर परियोजनाएं पढ़ना होती हैं। भारत की नहर परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की नहर परियोजनाएं, ठीक है, अलग अलग मानों की अलग अलग नहर परियोजनाएं। इस टाइप से अलग से कोई वीडियो लाएंगे, हम उसमें आपको नहर परियोजना के बारे में बताएंगे। आज हमारा विषय केवल क्या है, सिंचाई का। तो यहां फिर हम देखते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो किन साधनों से होती है। सिंचाई के साधन तो छात्रों आप सभी जानते होंगे। भारत में जो सिंचाई होती है पूरे भारत का यदि कहा जाए तो सबसे ज्यादा होती है छात्रों नलकूपों से। 37% सिंचाई कुल सिंचाई का नलकूपों से होती है। याद रखना, सबसे ज्यादा, ऐसा याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा नल लगे हैं। देखो आप हर 1-2 किलोमीटर पे आपको नल मिल जाएंगे। तो नलकूप यहाँ से आपको कहना है, गड्ढा करके जमीन में, और वो भूमिगत जल निकाल दिया जाता है मोटर पंप आदि रख के, उसको हम क्या कहते हैं, नलकूप द्वारा।
छात्रों फिर यहां से दूसरे नंबर पे भारत में जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है, और तीसरे नंबर पे सिंचाई होती है वो कुआं से होती है। ठीक है, अभी देखेंगे कुआं यहाँ मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है। तो यहाँ एक क्रम याद रख सकते हो, हमने शुरू के यदि आप अक्षर यहाँ ले लो तो यहाँ आप ले सकते हो ननकू करके याद रख सकते हो। तो ये सिक्वेंस इसका हो जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों से, फिर नहरों से, फिर होती है तीसरे स्थान पर कुआं से, और बाकी फिर अन्य साधनों से। फिर छात्रों प्रश्न आता है कि भारत का सबसे कम सिंचित राज्य जो है, तो भारत का सबसे कम सिंचित राज्य छात्रों असम। ठीक है, फिर यहां हमने 4 चीजें और लिख रखी हैं, इनको देख लेते हैं। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? पंजाब में। ये तो आपको नहरों से याद ही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल आपने बांध ही सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहते हैं। तो अब चूंकि 5 नदियां जब निकलती हैं तो वहां से नहरें भी उनसे निकाली गई होंगी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई पंजाब से होती है। ठीक है छात्रों, फिर यहां हम देखते हैं तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तमिलनाडु राज्य में। अब यहां आप देखो, यहां ता लिखा है और ला लिखा है, फिर यहां भी ता लिखा है और ला लिखा है, इन शब्दों को पकड़ लो। नहीं तो यहां से पकड़ लो आप काय को, मिल को, और यहां से पकड़ लो ताला। मिलें जब बंद हो जाती हैं रात में तो ताला लग जाता है, मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं तो मिल में तालाबंदी हो जाती है। यहां से याद रख सकते हो आप। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। और छात्रों, जो तमिलनाडु है ये दक्षिण भारत का राज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, नहरों को हम कह सकते हैं उत्तर भारत में, पंजाब मतलब उत्तर भारत में नहरों से, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद में छात्रों, नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक, ऐसा आप याद रखना। कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? मध्य प्रदेश में। ये तो हमें याद ही रखना है, यदि मध्य प्रदेश का आपको एग्जाम देने जा रहा हो तो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं से होती है। देखो आप, खेतों में अधिकांश जगह कुएं ही होते हैं सिंचाई का साधन। इसके बाद में छात्रों, हमने एक क्रम लिख रखा है, और ये जो क्रम है ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सिंचित है, फिर राजस्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सिंचित, और तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है पूरे भारत में। ये बात होगी। फिर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है छात्रों, भारत की जो सिंचाई प्रणाली है ये सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। मतलब नहरों का जाल, हालांकि नहरों का जाल तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बिछा हुआ है। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली कहां की है? भारत की है। भारत के बाद में चीन में सिंचाई सुविधाएं हैं, और चीन के बाद में अमेरिका में। भारत 1 नंबर की विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली वाला देश है। फिर छात्रों, जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती हैं। सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती हैं भारत में, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होती है निम्न सिंचाई परियोजनाएं। निम्न सिंचाई परियोजनाएं ऐसी परियोजनाओं को कहते हैं जहां 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को सिंचित किया जाता है। ठीक है छात्रों, और भारत में सर्वाधिक निम्न सिंचाई परियोजनाएं ही संचालित हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं से सिंचाई होती है भारत में, निम्न सिंचाई परियोजनाओं से। अब छात्रों, आप कहोगे कि ये निम्न सिंचाई परियोजनाएं क्या कहलाती हैं? तो निम्न सिंचाई परियोजनाओं का मतलब है कि जो नलकूपों और कुओं के माध्यम से जो सिंचाई होती है छोटे खेतों के, छोटे किसानों को, कम जगह है जिनके पास है। तो बड़े किसान भारत में है नहीं, कम जगह ही ज्यादा लोगों के पास में है, तो हम कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा निम्न सिंचाई परियोजनाएं लागू है या इनसे सिंचाई होती है, क्योंकि ये सिंचाई कुआं और नलकूपों से होती है। इसके बाद में हम छात्रों चलते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं, हमने देखा एग्जाम में, आप इनको नोट करते जाएं। इसके बाद में यहां लिखा है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। छात्रों, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को हम कहते हैं कि जहां सिंचाई की क्षमता जो है वो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक होती है, उनको हम कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। छात्रों, जो छोटे बांधों से निकलने वाली जो छोटी नहरें होती हैं उनको हम कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में छोटे बांधों की, छोटी नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, नहरें जब बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। तीसरे प्रकार की छात्रों जो सिंचाई परियोजना होती है, इसे प्रमुख, दीर्घ या बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं।
इसमें जो क्षेत्रफल की लिमिट रखी गई है 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक की यदि सिंचित करने की क्षमता है किसी परियोजना की तो उसे प्रमुख, दीर्घ या बृहत या बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजना हम कहते हैं। और इनसे इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छात्रों कौन सी चीजें आ जाती हैं? बड़े बांधों की बड़ी नहरें, याद रखना, जैसे भाखड़ा नांगल से निकलने वाली जो नहरें होंगी बड़े बांधों की, या हीराकुंड से निकलने वाली जो नहरें होंगी बड़े बांधों की बड़ी नहरें आ जाती हैं बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। इसके बाद में छात्रों हम देखते हैं, यहां हमने लिख रखा है सिंचाई के प्रकार। छात्रों सिंचाई के 2 प्रकार होते हैं, सतही, धरातलीय, बाढ़कृत या प्रवाह। एक ही बात, ये छोटे खेतों में होती है, इसमें पानी ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, मतलब मोटर वगैरह पंप चालू करके खुला यदि छोड़ देते हैं, कोई क्यारी वगैरह नहीं बनाते हैं तो पानी ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, अंतःस्रवण द्वारा जमीन में तक रिसके चला जाता है। इसे हम सतही, धरातली, बाढ़कृत, प्रवाह या सिंचाई कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो सिंचाई होती है उसे हम कहते हैं क्यारी, बरहा या नकवार। छात्रों, ये बड़े खेतों में जो सिंचाई होती है वो क्यारी, बरहा, बराय बनाकर उनके अपनी भाषा में कहते हैं, या उनको नकवार भी कहते हैं। ये बड़े खेतों में इस विधि से सिंचाई होती है, इसमें पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। ये बरहा या क्यारी बना करके मिट्टी के खेतों में और वहां तक पानी ले जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता है। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं, भारत में लगभग इतने ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा पेपर वगैरह में, पुस्तकों से, कि यहां से ही प्रश्न भारत के संदर्भ में सिंचाई के आ रहे होते हैं। ठीक है, आप इतना तैयार कर लें। इसके बाद छात्रों हमने मध्य प्रदेश सिंचाई की चर्चा की है, ये हम बता ही चुके थे। हाँ, अब हम जब मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होती है सबसे ज्यादा छात्रों कुओं से होती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कुओं से होती है, याद रखना, मकू मध्य प्रदेश कुआ ऐसे करके कोई एक शब्द जोड़ लेना। कुल सिंचाई का 68% जो हिस्सा होता है वो कुओं से, दूसरे नंबर पे होता है नहरों से 19% और अन्य साधनों से होती है 14% और तालाबों से होती है 2.3%। मतलब तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, कम तालाब होने के कारण। ठीक है, 2 चीजें याद रखना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कुओं से सिंचाई और सबसे कम होती है तालाबों से। ठीक है, अब कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा ऐसा जहां सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुओं से सिंचाई होती है। याद रखना, पश्चिम में कोई कुआ है मध्य प्रदेश में ऐसा, या आप कुआ से पानी भरने जा रहे हो तो वो पश्चिम में है, ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, या आपके घर के पीछे है, पश्चिम पीछे ऐसा। फिर नहरों से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है उत्तरी जो हिस्सा मध्य प्रदेश का है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल के आसपास का। इसके बाद में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है पूर्वी मध्य प्रदेश, जो ये छत्तीसगढ़ साइड का हिस्सा लगता है, तालाबों में सबसे ज्यादा यहां से सिंचाई होती है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1905 में ग्वालियर में सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर के राजा द्वारा करवाई गई थी। जल संसाधन विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में 1965 में होती है। इसी के अंतर्गत वर्तमान में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मध्य प्रदेश में किया जाता है। फिर छात्रों हमने यहां लिख रखा है सिंचाई जो है वो किस सूची का विषय है, कभी प्रश्न पूछा गया है ये। तो छात्रों सिंचाई जो है ये राज्य सूची का विषय है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था आदि करना, इस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। छात्रों ये जो सूचियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब ये विभाग कहलाते हैं, सूची मतलब विभाग कहलाते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संघ सरकार को होता है, देश की सरकार, दिल्ली वाली सरकार को जिन पर कानून बनाने का अधिकार होता है छात्रों, ऐसे विभाग आ जाते हैं संघ सूची में। इसमें 99 विभागों को शामिल किया गया है। एक आध दिन हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, विदेशी संबंध, शर्तें, संधि, दूर संचार, ठीक है, रक्षा, ऐसे 99 विषय। इसके बाद में जो राज्य सूची, इसमें 62 विषय आते हैं। ठीक है, अब इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को होता है, वो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, 52 विषय हैं वर्तमान में, समवर्ती में बताएंगे आगे। इसके बाद में हम कहें कि भारत में सिंचाई के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है छात्रों?
तो 7वां स्थान मध्य प्रदेश का है सिंचाई की दृष्टि से। फिर आपको प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहाँ आता है, होशंगाबाद आता है नर्मदापुरम संभाग में। तो ये जो नर्मदापुरम संभाग है ये सबसे ज्यादा सिंचित संभाग होगा। यहां से तो याद करने नहीं, चूंकि नर्मदा जी यहां से निकली, होशंगाबाद खुद तवा और नर्मदा के बीच बसा है, तो आप याद ही रह सकता है कुछ नहरें तवा नदी की, कुछ नहरें होशंगाबाद की, तो सबसे सिंचित जिला होशंगाबाद। दूसरे नंबर पे सिंचित जिलों में आता है ग्वालियर का स्थान, ठीक है, चंबल के कारण। फिर हम चले कि सबसे कम सिंचित जो जिला है वो है डिंडोरी। कैसे याद रख सकते हो भाई, मोटर वगैरह रखे हैं तो हर समय ये डोरी लेके घूम रहे, डोरी, अब वो डोरी की जरूरत है, इनको डोरी मिल नहीं पा रही तो सिंचाई हो नहीं पा रही, यहां से याद रख सकते हो सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी। अब यदि प्रश्न ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है, मतलब ज्यादा फसल जिसकी सिंचाई हो जाती है मध्य प्रदेश में, आवश्यकता होती है नहीं, आवश्यकता तो चावल की फसल में सबसे ज्यादा पानी लगता है। कह रहे हैं कि सब सर्वाधिक सिंचित फसल की मध्य प्रदेश में जो सिंच जाती है तो वो क्या है छात्रों, गेहूं। और गेहूं कहाँ होता है सबसे ज्यादा, यही होता है होशंगाबाद में होता है अपने मध्य प्रदेश में गेहूं। फिर प्रश्न आता है सर्वाधिक सतही जल कहां पाया जाता है, सतही जल मतलब ऊपर ही पानी मिल जाता है, तो वो कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा, होशंगाबाद में सतही जल, ठीक है, नर्मदा और तवा होने के कारण। सबसे कम जो सतही जल पाया जाता है ये डिंडोरी, इसी कारण तो डिंडोरी में सिंचाई हो नहीं पाती। और दूसरे नंबर पे सबसे कम सतही जल कहां पाया जाता है, भिंड, क्योंकि यहाँ भिंड में सबसे कम वर्षा भी होती है। वर्षा यहाँ होशंगाबाद के पास ज्यादा होती है, यहाँ होशंगाबाद पचमढ़ी, होशंगाबाद में ही तो होती है पचमढ़ी, महादेव पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश की वर्षा वाला स्थान है। कभी मध्य प्रदेश की जलवायु ऋतु में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको इन सब बारे में। इसके बाद में छात्रों यहां लिखा है डीजल पंप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है। डीजल पंप मतलब वो डीजल से चलने वाले पंप, ठीक है, उनको कहते हैं डीजल पंप। खास कर जैसे जहां लाइट नहीं है जिन स्थानों पर, तो देखो यहाँ चंबल साइड यहाँ लाइट नहीं है, चूंकि बीहड़ है, बहुत ज्यादा जंगल है, तो लाइट का विस्तार यहाँ हो नहीं पाया है। तो फिर डीजल पंप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है छात्रों, चंबल वाले क्षेत्र, मतलब इसमें आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये जिले आ जाएंगे जो चंबल किनारे बसे, श्योपुर वगैरह, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब आप कैसे याद रखोगे, यहां लिखा है जल, यहां लिखा है बल, ठीक है, या चंडी याद कर लेना यहां से, जैसे भी बन जाए, यहां जल यहां बल। फिर कह रहे हैं विद्युत मोटर पंप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है। विद्युत मोटर पंप मतलब ये मोटर जो लाइट से चलती है, ये होती है मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है, मालवा मतलब ये इंदौर उज्जैन वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक, ये। फिर यहां कह रहे हैं सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई कहां होती है, तो सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है बालाघाट में, और दूसरे नंबर पे तालाब से सिंचाई होती है कहां, सिवनी में। कैसे याद रखोगे आप, देखो तालाब यदि है तो तालाब के किनारे घाट तो हो गई, आपने देखा होगा तालाब के किनारे घाट बंधे होते हैं, तालाब के किनारे घाट बंधे होते हैं, करो यहाँ सड़ाव वगैरह, यहाँ कुछ ऐसी सीढ़ियां लगी होती हैं, तो यहां से याद रख सकते हो कि तालाब यदि लिखा है तो घाट आना है। बालाघाट में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है छात्रों। कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मंदसौर, यहाँ हम लिख नहीं पाए, कहीं लिखा होगा, ये लिखा नीचे। कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, मंदसौर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुओं में जो पानी आता है वो मंद मंद गति से आता है, जो पानी की जो धारें फूटी होती है कुएं में, वो मंद मंद गति से आती हैं। तो यहां से याद रख सकते हो कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, मंदसौर में, ठीक है। उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है। भूमिगत जल सबसे ज्यादा कहाँ है, बालाघाट में, स्तर मतलब पानी जल्दी ही निकल आता है और बहुत ज्यादा पानी निकलता है बालाघाट में। जमीन के नीचे जो पानी है अंतः श्रावण की क्रिया द्वारा जो रिस कर नीचे जाता है, इसका स्तर सबसे ज्यादा कहाँ है, बालाघाट में। और सबसे कम भूमिगत जल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मंडला में। छात्रों यदि आप इतना तैयार कर लेते हो तो हमारा विश्वास है एग्जाम रिलेटिव है, पूरा का पूरा डाटा, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, आप इन्हें नोट करते जाएं, यहीं से प्रश्न आते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन, जिन साधनों से हम सिंचाई करते हैं उनको सिंचाई के साधन कहते हैं। और छात्रों ये जो सिंचाई के साधन है इन्हें दो भागों में बांटा गया है।
यहां हमने लिख रखे हैं सिंचाई की जो विधियां हैं, सिंचाई की प्राचीनतम विधियां मतलब पुरानी या परंपरागत विधियां, और दूसरा यहां लिखा है हमने सिंचाई की नवीनतम विधियां। ऐसे दो भागों में सिंचाई के साधनों को बांटा जा सकता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंचाई की प्राचीन विधियां या फिर सिंचाई की पुरानी विधियां। ठीक है छात्रों, ये जो सिंचाई की प्राचीन विधियां हैं, इन विधियों में मुख्यतः मानव और पशुओं द्वारा सिंचाई होती थी और ये बहुत ज्यादा दोषपूर्ण थी, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रम मानव को और पशुओं को करना पड़ता था। इसके बाद भी कम पानी मिल पाता था, बहुत ज्यादा ऊर्जा इससे बर्बाद होती थी, बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती थी। तो कुल मिला के ये दोषपूर्ण थी और अधिक सिंचित जमीन वो नहीं कर पाती थी। ठीक है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, मानव करेगा या पशु करेंगे तो मशीनों से ज्यादा काम तो वो कर ही नहीं सकते। तो ये दोषपूर्ण सिंचाई की सुविधाएं थी। इनमें अब कुछ चीजें आपको समझना है, यहां से प्रश्न बनते हैं। प्राचीन विधियों में सबसे पहले आता है चरसा, या उसको हम मोट कहते हैं। यहां इस चा से पकड़ लेना, चरसा का मतलब होता है चमड़े का मोटा थैला, ऐसा याद रखना, चमड़े का मोटा थैला, या उसको कहते थे हम डोल। ठीक है, झील या तालाबों के पानी को मनुष्यों द्वारा निकाला जाता था। एक दो लोग या चार लोग पकड़ते थे, एक बहुत बड़ा गाटर जैसा ऐसा होता था, उसमें पानी भर के लाते थे 2 या 4 लोग या 3 लोग, और ले जाके तालाब या नदी से पानी ले जाकर दूसरी जगह डाल देते थे। इस प्रकार उसे हम क्या कहते थे, चरसा या मोट। ये सबसे पहले सिंचाई इसी से होती थी। जब कहना चाहिए कि व्यक्तियों को, आदि मानव को, या जो विकसित हो गए थे उनको जब बिल्कुल पशुओं के तक उपयोग का ज्ञान नहीं था, तब चरसा या मोट से सिंचाई होती थी। ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। छात्रों, दूसरे नंबर पे यहां आता है ढेकली। ढेकली ढेकली क्या होता था, अपने आप पानी ऊपर खिंचता था। इसमें लकड़ी का ये जो बाय आकार का है, ऐसा एक खुटिया टाइप की इस प्रकार की कुएं के ऊपर उसको पृथ्वीकृत कर देते थे, और जब अपने आप वो, यदि उस पर मनुष्य थोड़ा सा बल लगाते थे, तो उसमें जो पात्र है, बाल्टी वगैरह या जिससे पानी खींचना है, टंकी, वो नीचे जाती थी, और जब उस पर ताकत लगाते थे तो कम ताकत लगाकर वो ऊपर, कुएं के ऊपर तक पानी आ जाता था, और उसको फिर बरहा बना के, क्यारी बना के दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। ये लीवर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति थी ढेकली। फिर छात्रों आगे बढ़ते हैं, रहट। रहट जो है, ये रहट बैलों से कहते हैं, नारे हट, बैलों से ऐसे कहते हैं। तो यहां से याद रखना, ये 2 बैलों की सहायता से चलने वाला एक उपकरण होता था रहट। बैल चारों ओर घूमते थे, ना इसमें ईंधन लगता था ना कुछ लगता था। बैल चारों ओर जैसे घूमते थे तो सिस्टम ऐसा बना दिया जाता था कि आदमी जो किसान होता था बैलों से कहता था हट हट हट, डांटता था उनको। ऐसे याद रखना, हट, तो जैसे हट कहता था तो बैल चल देता था, गोल गोल बैल घूमता रहता था और पानी ऊपर आ जाता था। वो सिस्टम क्या कहलाता था, रहट। इसके बाद में छात्रों चैन पंप द्वारा सिंचाई की जाती थी। इसमें चैन पंप में मनुष्य या बैलों द्वारा कुछ एक मशीन प्रकार की बनाई जाती थी, तो नीचे से पानी ऊपर इसमें भी खींचा जा सकता था, पर इनकी अपेक्षा चैन पंप से कुछ ज्यादा पानी खींचा जा सकता था। इसके बाद छात्रों कुछ नवीन विधियों का विकास हो गया, लेकिन ये जो थाला विधि है, ये है तो पुरानी ही, थाला और मटका, ये प्राचीन या परंपरागत में ही आएगी, ध्यान रखना। थाला विधि जो कहलाती थी, इसमें क्या होता था, सिंचाई के लिए जो पौधे या वृक्षों के चारों ओर पे मिट्टी चढ़ा दी जाती थी, कुछ ऊपर ऐसी गोल क्यारी बना दी जाती थी। केवल उतनी ही जगह पर गोल मिट्टी ऊपर ऊपर चढ़ा के बॉर्डर बना दी जाती थी, एक सीमा, और वहां पर क्यारियों से पानी लाकर, वो केवल उतनी ही जगह में जहां उसकी जड़ें हैं पौधे की या वृक्ष की, वहीं तक पानी लाया जाता था। इसको हम कहते थे थाला विधि। ठीक है, वो थाला उस गोले को ही कहते थे जो मिट्टी को ऊपर ऊपर करके पानी नहीं बह पाए और वो गोला जो बना दिया जाता था, उसको हम क्या कहते थे, थाला कहते थे। ये देखा, पौधे वृक्षों के चारों ओर मिट्टी की गोलाई या गोल गोल क्यारियां बनाकर सिंचाई करना। इसके बाद में छात्रों हम आते हैं मटका सिंचाई। मटका सिंचाई क्या कहलाती थी कि मटके का जो गला होता है, उस गले तक मटके को पृथ्वीकृत करते थे, जमीन में नीचे रखते थे, और चूंकि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, तो पानी उससे रिसता ही है। भाई मटके में पानी इसीलिए ठंडा होता है
क्योंकि मटके में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और अंदर या किस नली का कार्य करते हैं, हवा अंदर प्रवेश हो जाती है, तो वाष्पीकरण की क्रिया से पानी मटके का ठंडा हो जाता है। तो मटका सिंचाई वही कहलाती थी कि उसमें मटके में पानी भरते थे और उसके आसपास पौधे लगे होते थे, तो पौधों में पानी अपने आप कम कम रिसता रहता था, इससे बहुत कम पानी लगता था और सिंचाई हो जाती थी। पुराने समय में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा मुख्यतः चावल की खेती मटका सिंचाई से, वैसे याद रखना अपन चावल मटकई में रख लेते हैं, तो यहां से याद रख हो सकता है कि चावल की सिंचाई मटका सिंचाई से की जाती थी। ये छात्रों सिंचाई की प्राचीन विधियां थी। अब हम आधुनिक विधियों पे आ जाते हैं। तो आधुनिक विधियों में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। सबसे पहले नवीनतम विधियों में नलकूप आ जाते हैं, जमीन में गड्ढे मशीन के द्वारा करके और उनपे बोरवेल लगा देना या उनपे समरसीबल या विद्युत मोटर पंप रख देना, उनको हम क्या कहते हैं, नलकूप कहते हैं। इनसे क्या है कि इनसे कम क्षेत्रफल में सिंचित होती थी जमीनें, कम क्षेत्र इनसे सिंचित हो पाता था, उतनी क्वालिटी यहाँ पर सिंचाई की नहीं होती थी, उतना पानी नहीं हो पाता था पर्याप्त मात्रा में, पर नलकूपों से इसकी अपेक्षा ज्यादा आसान हो गया पानी निकालना जमीन में से। इसके बाद में विद्युत पंप मतलब मोटर, डीजल पंप, जहां पर लाइट नहीं है, विद्युत मोटर नहीं चला सकते हो, दुर्गम स्थानों पे बीहड़ टाइप में, वहां चंबल के आजू बाजू, वहां डीजल पंप से, डीजल के पंप चलाए जाते हैं, इंजन जिनको हम कहते हैं, उनसे सिंचाई होती थी। इसके बाद आ गई स्प्रिंकलर या ऐसे बौछारी या फब्बारा या ओवरहेड प्रणाली कहते हैं। स्प्रिंकलर एक पाइप में बहुत से स्प्रिंकलर लगा देते हैं और बौछार वो घूम घूम ऐसे घेर घेर गोल गोल वो घूमती जाती है और फब्बारा बन के वो पौधों को सिंचित कर देता है। इसके बाद में छात्रों, ये दो सिंचाई प्रणाली हमने लिख रखी है, बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम और रेनगन सिस्टम। ये जो रेनगन सिस्टम है, ये है तो सबसे आधुनिकतम, लेकिन ये बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसी बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम को ही विकसित करके रेनगन सिस्टम बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रेनगन सिस्टम, सॉरी ये बूंद बूंद सिस्टम का नहीं, रेनगन सिस्टम है, ये स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई का आधुनिकतम है। ये छात्रों कभी एक साथ नहीं आएंगे, आपको बूंद बूंद ड्रिप या रेनगन, और यदि आ भी जाए एक साथ तो आपको रेनगन सिस्टम कहना है। ठीक है, ये स्प्रिंकलर वाली पद्धति का ही विकसित रूप है रेनगन सिस्टम। तो ये बूंद बूंद जो है ड्रिप सिस्टम इजराइल की देन है, हालांकि ये सबसे ज्यादा महंगी है, बहुत पाइप सटके, छोटी छोटी पाइप बहुत से लगते हैं इसमें, सबसे अच्छी है, सबसे आधुनिकतम है, सबसे कम पानी की खपत में सबसे अच्छी फसलें होती हैं। कुल मिला के ये बेस्ट है बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इसमें पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां उनको आवश्यकता केवल वहीं पानी जाता है बूंद बूंद करके। तो जब वो जड़ें सूखती जाती हैं तो फिर चालू कर देते मशीन को पानी की, तो फिर उतना ही पानी पहुंच जाता। पानी की सबसे कम खपत छात्रों यही होती है ड्रिप सिस्टम में या बूंद बूंद। अधिकांशतः आजकल अच्छी जो बृहद की खेती कर रहे हैं, आधुनिकतम जो कृषि कार्य कर रहे हैं, वो बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम का ही उपयोग कर रहे हैं। अब चर्चा कर लेते हैं रेनगन सिस्टम। ये भी सिंचाई का ही एक सिस्टम है। इसमें जो छोटे स्प्रिंकलर होते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर सेट से 20 से 60 मीटर तक का फव्वारा बनता है, ऐसे घेर घेर स्प्रिंकलर जैसा। और इसे यदि ये नहीं आती है बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम, तो सबसे आधुनिकतम में हम रेनगन सिस्टम भी कह सकते हैं। अब वर्तमान समय में इसका उपयोग भी बढ़ गया है, मतलब ये बौछारी फव्वारा स्प्रिंकलर का ही विकसित रूप है। यहाँ कम दूरी कवर होती थी, यहाँ उतने स्प्रिंकलर से, छोटे स्प्रिंकलर से कम पानी, यहाँ पानी की बर्बादी होती थी, यहाँ पानी की बर्बादी उतनी नहीं होती है, क्योंकि बौछार छोटी होती है और बहुत दूर की जगह कवर होती है इससे। ठीक है छात्रों, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो भारत में सिंचाई सुविधाएं वाला चैप्टर है, ये आपको जो अभी संविदा शिक्षक की परीक्षा होना है, इसमें पर्यावरण वाले चैप्टर में ये लगा है कि भारत में सिंचाई की सुविधाएं, तो इनकी तैयारी करने वाले छात्र और अच्छे से इतना चैप्टर तैयार कर सकते हैं। छात्रों, हमने अपने स्तर से बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उत्साहवर्धन होता है हमारा। धन्यवाद।